ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया गया था। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की क्या मुख्य विशेषताएं होती है उसको देख लीजिए। इसकी मुख्य विशेषताएं यहां लिख दी गई हैं। पहला ये होता है कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, इसलिए इसको ऊष्माशोषी तथा उपचयी क्रिया है, यानी इसमें छोटे अणुओं से मिलकर बड़े कार्बनिक अणुओं का निर्माण होता है, इसलिए इसे उपचयी क्रिया भी कहते हैं। और इस क्रिया के अंदर सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा होती है ग्लूकोज के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बंधित की जाती है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बंधित की जाती है, इसको बाउंडेड की जाती है। दूसरी इसकी जो विशेषता होती है वो होता है कि जल का प्रकाश अपघटन। इस क्रिया में जल का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से टूटता है और उसमें से ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये बात याद रखिएगा कि ऑक्सीजन गैस जल के अणु के टूटने से निकलती है, तो ऑक्सीजन इसमें सह उत्पाद है, बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। इसका जो मुख्य उत्पाद होता है वो ग्लूकोज होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से बनता है। तो तीन इसकी मुख्य विशेषता हुई। प्रश्न आता है कि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के अंदर किससे निकलता है। बच्चे अधिकतर गलती कर देते हैं, वो समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के बदले निकलता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन गैस जल के अणु के टूटने से ऑक्सीजन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, जल का अपघटन होता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। यानी प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज होता है और सह उत्पाद बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस होती है। इसके बाद बच्चों एक चीज और आप लोग सीख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को पूर्ण होने के लिए किन किन कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, किन किन पदार्थों की रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, उसको आप देख लीजिए। रॉ मटेरियल प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः 4 रॉ मटेरियल आवश्यक होते हैं। पहला होता है सूर्य का प्रकाश, बिना सूर्य के प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। दूसरा होता है क्लोरोफिल, इसको पर्णहरित भी कहा जाता है, जो पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। तीसरा होता है जल और चौथा होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यानी इन चारों में से कोई एक अगर अनुपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को होने के लिए इन चारों की आवश्यकता होती है। यानी सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्लोरोफिल अगर नहीं है तभी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, जल अगर नहीं है तभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इन चारों का होना आवश्यक होता है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। हाँ बच्चों, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरण में पूरी होती है। एक होता है प्रकाशिकल क्रिया या विलयन क्रिया, दूसरा होता है अप्रकाशिकल क्रिया या ब्लैक मैन क्रिया। देखो ये इसको
अप्रकाशिक और प्रकाशिक दो चरण जो बनाए गए हिल अभिक्रिया। हिल एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल और उनके सहयोगियों ने इस अभिक्रिया का अध्ययन किया था, इसलिए इस अभिक्रिया को, इस रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहते हैं। यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट, जो आप पढ़े होंगे क्लोरोप्लास्ट, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, यह क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना, ये जो क्रिया होती है प्रकाशिक क्रिया, यह क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा जो इसका पॉइंट है, इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश का होना आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसी अभिक्रिया के अंदर जल के प्रकाश अपघटन से ऑक्सीजन गैस निकलता है। दूसरा जो चरण होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया या ब्लैक मैन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को पूरा होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं, यानी यह अभिक्रिया बिना प्रकाश के ही पूर्व होती है। इसीलिए इसको डॉल्फ रिएक्शन या ब्लैक मैन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसको ब्लैक मैन नामक वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया था। इसको कैल्विन चक्र भी कहते हैं। इसके अंदर एक चक्र चलता है, रासायनिक क्रियाओं का चक्र होता है, इसको कैल्विन चक्र भी कहा जाता है। इसको C3 चक्र या C4 चक्र के रूप में भी जानते हैं। तो यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के, ये क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होता है। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें, इस अभिक्रिया में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का के अपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। यानी जो अप्रकाशिक चरण होता है और ये प्रकाशिक चरण, दोनों चरण मिलकर के प्रकाश संश्लेषण पूर्ण होता है। पढ़े भी है प्रकाश संश्लेषण की विशेषता में कि उसमें ऑक्सीजन गैस निकलता है जो जल के अपघटन से होता है, तो यह क्रिया प्रकाशिक क्रिया में होती है। दूसरा आप काफी पढ़े थे कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो उसका मुख्य उत्पाद होता है। तो यह क्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होती है। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसकी क्रिया विधि, प्रकाश क्रिया की क्रिया विधि हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में घटित होती है। देखो बच्चों, जो प्रकाशिक क्रिया होती है ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। यह क्रिया निम्न पदों में होती है। सबसे पहले जब सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल पे पड़ता है तो क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल्स होता है वह सक्रिय हो जाता है, यानी ऊर्जावान हो जाता है। तो पहले चरण में क्लोरोफिल अणु का सक्रिय होना होता है। उसके साथ भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी का भी निर्माण होता है। एटीपी और एडीपी, क्योंकि एटीपी पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको ऊर्जा काशिका या एनर्जी क्वाइंस कहा जाता है। कोशिका के अंदर जो ऊर्जा होती है वह एटीपी के रूप में ही संचित होती है। और एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, उसमें जब एक ऊर्जावान फास्फेट अणु जुड़ता है वही एटीपी में बदलता है। दूसरी बात, जब क्लोरोफिल अणु सक्रिय हो जाता है तो वह दूसरा स्टेप होता है जल का प्रकाश अपघटन।
यानी इस क्रिया में जो जल का अणु होता है ऊर्जावान क्लोरोफिल अणु के द्वारा उसका अपघटन होता है, जल का अणु टूटता है और टूट करके ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन के रूप में बदल जाता है। फिर अगले चरण में हाइड्रोक्सिल आयन एक साथ मिलकर, इसको संघनन कहा जाता है, आपस में मिलकर फिर जल के अणु का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस निकलता है। यानी देखो ये जो ऑक्सीजन गैस निकलता है वो जल के प्रकाश अपघटन से ही निकलता है। पहले भी आपको ये बताए हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस जल के अणु से निकलता है। परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलता है, तो उसका सही उत्तर जल ही होगा। तीसरा होता है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है उनका संघनन से जल का निर्माण होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगले चरण में जो हाइड्रोजन आयन निकला है जल के प्रकाश अपघटन से, वह हाइड्रोजन आयन एक यौगिक होता है NADP, जिसको प्रोटॉन ग्राह्य या प्रोटॉन को हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहा जाता है, इसको ग्रहण कर लेता है और यह NADPH2 में अपचयित हो जाता है। यह यौगिक डार्क रिएक्शन में अप्रकाशित अपक्रिया में चला जाता है जहां हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, चयन क्रिया होती है। अगले चरण में पढ़ेंगे। तो NADP निकोटीन, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इसका पूरा नाम है। तो NADPH2 में बदल जाता है। इसके साथ ही एक टर्म आता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति में ADP का बनना, यानी इसी क्रिया में लाइट रिएक्शन में ही ATP का निर्माण होता है। तो ADP से ATP का निर्माण को फास्फोरिलेशन कहते हैं। लेकिन जब ये क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है तब इसको जो है फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में जब होगा तब इसका नाम ही पड़ेगा। अब बच्चों आप अभी पढ़े कि अप्रकाशित अपक्रिया की क्रिया विधि कैसे होती है, और अप्रकाशित अपक्रिया में ऑक्सीजन और NADPH2 दो यौगिकों का निर्माण होता है। ऑक्सीजन पत्तियों की स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकल जाता है और NADPH2 वहां से क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना से स्टोमा में डार्क रिएक्शन के लिए चला जाता है। तो अप्रकाशित अपक्रिया को ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लैकमैन उनके सहयोगियों ने इस अपक्रिया का अध्ययन सबसे पहले किया था। और यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होती है। स्टोमा मतलब क्लोरोप्लास्ट का जो द्रव भाग होता है वो स्टोमा होता है। उसमें डार्क रिएक्शन के लिए आवश्यक सभी एंजाइम उपस्थित होते हैं। और इस अभिक्रिया में यह क्रिया इन चरणों में पूरी होती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का NADPH2 के हाइड्रोजन से अपचयन होता है, जिससे जो प्रथम अस्थायी यौगिक PgAl का निर्माण होता है। PgAl को PGA से PgAl बनता है। PgAl फास्फोग्लिसरिक अम्ल ये 3 कार्बन वाला यौगिक है। अब PgAl फास्फोग्लिसरिक अम्ल के पुनः अपचयन से फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, PgAl का पूरा नाम फास्फोग्लिसरल्डिहाइड होता है, उसका निर्माण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से PgAl के निर्माण को निम्न चरणों में दिखाया गया है। कि सबसे पहले जिसे कैल्विन, इसको कैल्विन चक्र भी कहा जाता है। कैल्विन चक्र इसलिए कि कैल्विन ने इसमें एक रासायनिक क्रियाओं का ऐसा चक्र होता है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जिसका पता कैल्विन ने लगाया था, इसलिए इसको कैल्विन चक्र कहते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे देते हैं जब वो स्टोमा में जाता है तो उसमें एक यौगिक होता है रिबुलोज बाइफॉस्फेट, जिसको RUBP लिखा जाता है।
रिबोलोज बाइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले ग्रहण करते हैं और उसके साथ मिल करके एंजाइम की सहायता से एक अस्थायी कार्बनिक यौगिक जिसमें 6 कार्बन वाला यौगिक का निर्माण होता है, जो पुनः जो है अपघटित होकर के पुनः अपचयित होकर यह PGA का निर्माण करता है। ये अस्थायी यौगिक है। तो PGA पहला अस्थायी यौगिक होता है डार्क रिएक्शन के लिए, कैल्विन चक्र के लिए। इसमें 3 कार्बन होता है, इसलिए इस रिएक्शन को C3 रिएक्शंस भी कहते हैं, C3 चक्र भी कहा जाता है। तो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड ग्लिसरिक एसिड का पुनः जो है अपचयन होता है। तो PGA को एसिड और PGA को एल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरिक एसिड और फास्फोग्लिसरल्डिहाइड पुनः अपचयन होता है तो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में बदल जाता है। तो ये 3 कार्बन वाला यौगिक है, 6 कार्बन से 3 कार्बन वाले यौगिक, 6 है यौगिक, तो 6 से यह जो है 12 यौगिक बनते हैं और फिर यह बात इनका अपचयन होता है तो ये भी 12 बन जाते हैं। अब आगे क्या होता है कि फास्फोग्लिसरिक एसिड के अपचयन से फास्फेट शर्करा का निर्माण होता है। इसके 2 अणु मिलकर के फास्फेट शर्करा का निर्माण करते हैं और फास्फेट शर्करा का जब अपचयन होता है तो शर्करा का निर्माण होता है जिसको ग्लूकोज कहते हैं, जो 6 कार्बन वाला यौगिक है। अगला पॉइंट यह है कि ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण या फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का बनना, ये प्रक्रिया इतने चरणों में पूर्ण हो गई। फिर उसके बाद आता है कि फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के जब अणु बन जाते हैं तो उसके 2 अणु आपस में मिलकर एक अणु ग्लूकोज का भी निर्माण करते हैं। यानी यहाँ पे एसिड से भी ग्लूकोज बन जाता है, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के अणुओं के मिलने से भी ग्लूकोज का अणु का निर्माण होता है। क्योंकि आपसे कहा ही गया कि बहुत सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो अलग अलग दिशाओं में होती हैं, लेकिन उसमें एक चक्रीय प्रक्रम भी चलता रहता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब ग्लूकोज बन जाता है तो पौधों के अंदर भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो सिर्फ ग्लूकोज तो होता नहीं है, उसके लिए बहुत से पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ग्लूकोज शर्करा में बदल जाता है स्टार्च के रूप में, या अन्य जो भी पौधों के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थ की जरूरत पड़ती है वह सभी पदार्थ ग्लूकोज से ही बनते हैं। जो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है उसके कुछ अणुओं ने शेष अणुओं के द्वारा उसी कैल्विन चक्र में ये रिबोलोज बाइफॉस्फेट का रीजनरेशन होता है, पुनः उनका निर्माण हो जाता है। यहाँ से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिला, फिर ये फास्फोग्लिसरिक एसिड बना और फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के अणु मतलब फिर जो है उस कैल्विन चक्र में दूसरी क्रियाओं के द्वारा, पुनर्भ्रमण क्रियाओं के द्वारा फिर RUBP रिबोलोज बाइफॉस्फेट का पुनः निर्माण कर देते हैं। इस तरह यह अप्रकाशित प्रक्रिया में ये कैल्विन चक्र भी चलता रहता है। हम बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में कुछ छोटे टर्म यूज किए गए थे जिनका पूरा नाम यहाँ लिख दिया गया है, इसको आप नोट करके याद कर लीजिएगा, बहुत ही मतलब उपयोगी होता है इनका पूरा नाम जानना। जैसे ADP का नाम आया था, तो पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, RUBP 1,5 रिबोलोज बाइफॉस्फेट और PGA फास्फोग्लिसरिक अम्ल और PGAL फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब अगला टॉपिक कल हम अध्ययन करेंगे।